हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाले पीसीएस एग्ज़ाम पेपर 2019 का जनरल स्टडीज़ 1 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 97 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक का फुल सोल्यूशन दिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 96 तक का फुल सोल्यूशन दिया जा चुका है। उस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक जगह है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी मीन्स जैव सुरक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित होगा। फिर ऑप्शन बी क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम कहाँ है, वो स्वीडन में है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है। जितने भी अनवरत जैविक प्रदूषक जो कि इंसान और जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं उसका इस्तेमाल खत्म करना, जैसे एग्जांपल क्या है, डीडीटी। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही सुमेलित होगा। फिर ऑप्शन सी क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत से। ठीक है फ्रेंड, ओजोन लेयर से संबंधित है। ओजोन लेयर को जो मेनली डैमेज कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका इस्तेमाल 2005 तक बिल्कुल खत्म कर देना था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा क्या हुआ, करेक्टली मैच हुआ। अब ऑप्शन डी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ है, वो जापान में है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन मीन्स क्लाइमेट चेंज से, ना कि जल संरक्षण से। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, करेक्टली मैच नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि क्लाइमेट चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका यूज कम से कम करना, जिसमें 6 गैसेस मुख्य रूप से हैं। पहली कौन सी है, मीथेन। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। चौथी गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। पांचवी गैस है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और छठवीं गैस कौन सी है, परफ्लोरोकार्बन। ठीक है फ्रेंड, तो ये गैसेस भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, कौन सही मैच नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। यह कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय देशों में मौसम गर्म और नमी वाला रहता है, जो कि तितलियों के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसलिए इन देशों में तितलियों की प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अब इसका कारण क्या दिया है, तितलियां कम तापमान में नहीं उड़ सकती हैं। ये भी हमारा सही है, क्योंकि तितलियां कोल्ड ब्लडेड होती हैं, जो कि अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। एटमॉस्फेयर की हेल्प से ही तितलियां अपना टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। ठीक है फ्रेंड, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो तितलियां उड़ नहीं पाएंगी। ठीक है फ्रेंड, तो कथन ए सही है और उसका कारण भी सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र मीन्स इकोसिस्टम में एक पोषी स्तर। पोषी स्तर को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है फ्रेंड, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर से ऊर्जा की मात्रा। इकोसिस्टम में जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे हम जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिससे आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, घटती है। ठीक है फ्रेंड, इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ठीक है फ्रेंड, और ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से क्या होता है, जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थान परिवर्तित मीन्स ट्रांसफर करती है तो ऊर्जा क्या होती है, कुछ घट जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये रूल है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसे हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो फूड चेन के लो लेवल से हाई लेवल के बीच में क्या होता है, ऊर्जा का फ्लो होता है। ठीक है फ्रेंड,
अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज भी चेंज करता, अगर क्वेश्चन आपसे कहता कि फूड चेन में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, तो आपका आंसर क्या होता, लो लेवल से हाई लेवल। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है। अब ये नाइट्रोजन निर्धारण क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एयर के प्रेजेंट में अमोनिया या फिर दूसरे नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। फिर यही अमोनिया और नाइट्रोजेनियस कंपाउंड से नाइट्रोजन प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन निर्धारण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नीला हरा शैवाल, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है। ये जलीय पौधों का एक ग्रुप है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसका यूज मेनली हम किस में कहते हैं, धान की खेती में मीन्स चावल की खेती में। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉग दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला क्या है स्मोक और दूसरा क्या है फॉग। इन दोनों वर्ड से मिलकर क्या बना है, स्मॉग। ठीक है फ्रेंड। स्मॉग एक डेंजरस एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषक है जो कि बहुत से रोगों का कारण होता है। स्मॉग होने का क्या रीजन है, फ्यूल मीन्स ईंधन का दहन होना, फ्यूल कंबशन होना। जब फ्यूल कंबशन होता है तो क्या निकलता है, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, उसी के कारण क्या होता है स्मॉग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है मीन्स ग्लोबल 500 प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। ग्लोबल 500 प्राइज की शुरुआत यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मीन्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 1987 में की थी। ठीक है फ्रेंड। और ये पर्यावरण संरक्षण मीन्स इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन फील्ड क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, श्याम विवर होता है। श्याम विवर को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल। ठीक है फ्रेंड। ब्लैक होल एक ऐसा पिंड होता है जिसका घनत्व, डेंसिटी और वेट बहुत ज्यादा होते हैं। और ब्लैक होल का जो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए ब्लैक होल हमेशा अदृश्य मीन्स इनविजिबल बने रहते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी सिमट गया तारा मीन्स आ कोलैप्स्ड स्टार। ठीक है फ्रेंड। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जब किसी स्टार की एज पूरी हो जाती है तो उसकी जो बाहरी सतह है वो धीरे धीरे क्या होता है, फैलता है और ठंडा होता है, जिसके कारण उसकी चमक क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है फ्रेंड। इसे हम कह सकते हैं कि तारे की धीरे धीरे मौत हो रही है। और इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, रेड जाइंट या फिर रेड सुपर जाइंट। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तारे में एक विस्फोट मीन्स ब्लास्ट होता है, उसे हम नोवा या सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। नोवा या फिर सुपरनोवा कहेंगे। सुपरनोवा के बाद तारे की मौत 3 तरह से होती है। पहला टाइप क्या है, कृष्ण वामन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक डॉट। ठीक है फ्रेंड, ब्लैक डॉट। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरा प्रोसेस होता है न्यूट्रॉन स्टार। और तीसरा क्या है जो कि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है, ये क्या है, श्याम विवर मीन्स ब्लैक होल। ठीक है फ्रेंड। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सिमट गया तारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। जैव विविधता को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जिसमें बहुत सारी वैरायटी के जीव और वनस्पति होते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहाँ है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। ठीक है फ्रेंड। पश्चिमी घाट में एक स्पेसिफिक एरिया है
जहाँ पे बहुत सारे प्रकार के जीव और वनस्पति एक ही जगह पे मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, भारत में कुल 4 प्रकार के ऐसे हॉट स्पॉट हैं। पहला तो पश्चिमी घाट है, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है म्यांमार भारत की सीमा, और चौथा क्या है, सुंडा लैंड। सुंडा लैंड अंडमान निकोबार के पास में है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चारों ही आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। सतत विकास लक्ष्यों जिसे हम एजेंडा 2030 भी कहते हैं, 2030। तो इसके लिए कौन सी एक नोडल संस्था है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, नीति आयोग। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों में माइक्रो स्केल सेक्टर के लिए बनी निम्न समितियों में कमिटीज को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में सही उत्तर चुनिए। मतलब जो ये समितियां हैं इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले कौन सी समिति बनी, कार्य समिति। ये कब बनी, 1955 में। फिर उसके बाद नायक समिति बनी, ये कब बनी, 1991 में। फिर उसके बाद आबिद हुसैन समिति, ये कब बनी, 1995 में। और लास्ट में SS कोहली समिति, ये कब बनी, सन 2000 में। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी माना है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपको कार्यक्रम दिए गए हैं और सूची 2 में प्रारंभ वर्ष। तो ए क्या है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1976 में। तो ए का 2। फिर उसके बाद बी क्या है, समन्वित बाल विकास योजना, इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। तो बी का 1। फिर उसके बाद सी क्या है, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1983 में। तो सी का 4। फिर लास्ट में डी क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत कब की थी, 2005 में। तो डी का 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 में श्रम में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, 34%। फिर 2012 में महिलाओं की भागीदारी कितनी हो गई, 27%। फिर कोविड महामारी के पहले 2019 में एक और रिपोर्ट आई है जिसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी हो गई, 23.5%। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आ रही है, इसलिए कथन ये हमारा क्या है, सही है। अब इस कथन का कारण क्या दिया है, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। ये कारण भी हमारा सही है। पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा में वृद्धि के साथ साथ ही और भी कई फैक्टर हैं, जैसे कि विवाह की आयु, आर्थिक विकास और शहरीकरण। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि। निर्भरता अनुपात होता क्या है, निर्भरता अनुपात यह दिखाता है कि जो लोग काम करने में असमर्थ मीन्स इनकैपेबल हैं, वो दूसरे लोगों पे निर्भर करते हैं जो कि काम कर रहे हैं। अब काम करने में असमर्थ कौन होगा, जो कि कम उम्र का होगा मीन्स 0 से 14 साल के बीच के जो बच्चे, और फिर 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग जो कि काम करने में असमर्थ हैं, वो दूसरे लोगों पे निर्भर होंगे। उनकी उम्र क्या है, 15 से 59 साल। ठीक है फ्रेंड, इन लोगों पे निर्भर होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, निर्भरता अनुपात। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो डिपेंडेंसी रेशियो इक्वल टू होता है 0 से 14 साल के बीच के लोग और 60 साल के ऊपर के
लोगों की टोटल पॉपुलेशन अपॉन में 15 से 59 वर्ष के लोगों की टोटल पॉपुलेशन और इंटू 100, ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है फ्रेंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 से 59 वर्ष के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा है तो इसी के कारण क्या होता है, निर्भरता अनुपात हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो क्या होगा, ऑप्शन सी, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंध को लक्षित करेगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि सतत विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग सतत विकास वो डेवलपमेंट है जो कि प्रेजेंट में अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना क्या करना, अपना विकास डेवलप करना, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए अवेलेबल हो सकें और उसकी कोई कमी ना हो। ठीक है फ्रेंड। अब इस सतत विकास को ऑब्टेन करने के लिए कई लक्ष्य बनाए गए हैं। भारत में कुल 17 गोल बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, जिनमें से पानी की उपलब्धता का गोल कौन सा है, SDG 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, SDG 6। फिर ऑप्शन बी, SDG 7 में क्या है, SDG 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। फिर SDG 8 में क्या है, इसमें डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ है। फिर SDG 9 में क्या है, इसमें इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी टोटल 1 से 17 तक के जितने भी SDG गोल हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं और इसको याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में कोई भी दोबारा फिर से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, मीन्स लिमिट टू ग्रोथ को किसने प्रपोन किया। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम। ठीक है फ्रेंड। 1968 में 10 से ज़्यादा देशों के 30 लोगों ने एक ग्रुप बनाया। उन 30 लोगों में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अर्थशास्त्री थे, प्रशासक थे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसी ग्रुप ने लिमिट टू ग्रोथ को प्रपोन किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, समान स्थिति बेरोजगारी। समान स्थिति बेरोजगारी किसी भी पर्सन के एक वर्ष में काम करने की कंडीशन को बताता है। ठीक है फ्रेंड। अगर कोई पर्सन एक वर्ष में 183 दिन तक काम नहीं करा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, समान स्थिति बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या है। सबसे पहले आप ये जानें कि कॉर्पोरेट सोसाइटी होती क्या है। ऐसी सोसाइटी जो कि समाज में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बिजनेस करे। ठीक है फ्रेंड। पहला कथन क्या है, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। कंपनी एक्ट 2014 नहीं है, कंपनी एक्ट 2013 है। इसका मतलब कथन एक हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। अब कथन 2 क्या है, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। 1% नहीं है, कितना है, 2%। ठीक है फ्रेंड। तो कथन 2 भी हमारा क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। अब ये PQLI इंडेक्स होता क्या है, PQLI इंडेक्स से हम किसी भी देश में वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर और वेल बीइंग को मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के लिए हमें 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। पहला पैरामीटर कौन सा है, वो है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिशु मृत्यु दर और तीसरा है साक्षरता दर। हम कह सकते हैं कि PQLI इक्वल टू क्या होता है, शिशु मृत्यु दर, फिर उसके बाद होता है जीवन प्रत्याशा और तीसरा क्या होता है, लिटरेसी रेट। इन तीनों को हम 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगर PQLI इंडेक्स हमारा 100 के आसपास है तो वो अच्छा माना जाएगा। अगर PQLI इंडेक्स 1 के आसपास है तो वो सबसे खराब माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड।
अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको किसने डेवलप किया? इसको डेवलप किया महबूब उल हक ने। लेकिन हर साल एचडीआई की रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक मीन्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई 2017 में क्या स्थान है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक इंटरनेशनल टूल होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी देश में कितना भूखमरी है उसको नापते हैं। इसमें देशों को 1 से 100 तक के नंबर दिए जाते हैं। अगर नंबर 1 के आसपास है तो वो खराब होता है, और अगर नंबर 100 के आसपास है तो वहाँ भूखमरी क्या होती है? कम होती है। ठीक है फ्रेंड, 2017 में भारत का स्थान क्या था? 100वां। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन ए 100वां। अब बात करेंगे 2018 में। 2018 में भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक थी 103। फिर 2019 में भारत की रैंक कितनी हो गई? ये हो गई 102। फिर 2020 में भारत की रैंक कितनी है? ये है 94। ठीक है फ्रेंड, और भारत को कितने नंबर मिले हैं? भारत को मिले हैं 27.2 नंबर। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आपको करेक्ट मैच करना है। सूची 1 में क्या है? वनस्पति प्रकार, और सूची 2 में क्या है? वो किस क्षेत्र में होती हैं? ये चारों ही वनस्पति माकवी, फिम्बस, चैपरेल और मेटोरल, ये झाड़ियों और छोटे पौधों वाली वनस्पति है जिसकी ऊंचाई लगभग 4 से 8 फीट तक ही होती है। ठीक है फ्रेंड, तो हम अब मैच करेंगे। माकवी वनस्पति कहाँ होती है? ये होती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, मीन्स ए का 2। फिर उसके बाद है फिम्बस। फिम्बस कहाँ होती है? ये होती है दक्षिण अफ्रीका में, मीन्स बी का हमारा क्या हो गया? 3। अब है चैपरेल। चैपरेल कहाँ होती है? ये कैलिफोर्निया में होती है, मीन्स सी का हमारा क्या हो गया? 1। फिर उसके बाद है मेटोरल। ये कहाँ होती है? ये चिली में होती है, मीन्स डी का 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी आपको करेक्ट मैच करना है। सूची 1 में देश दिए गए और सूची 2 में उन देश की क्या राजधानी है? तो ऑप्शन ए है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। फिर बी क्या है? तजाकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? दुशांबे। फिर सी क्या है? किर्गिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक। फिर डी क्या है? तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? अशगाबाद। मीन्स हमारा जो मैच होगा क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी आपको मैच कराना है। सूची 1 में प्राकृतिक वनस्पति दी गई है और सूची 2 में वो किस क्षेत्र में होती हैं? सबसे पहले ऑप्शन ए क्या है? अधिजीवी वनस्पति। ये कहाँ पाई जाती है? इक्वेटर के आसपास, मीन्स भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो ए का 2 हो गया। फिर बी क्या है? बबूल। ये कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ रेगिस्तान होगा। रेगिस्तान कहाँ है? सहारा में। तो बी का 3। फिर सी क्या है? बेओबाब। ये डेसिडियस ट्रीज होते हैं जिनकी लंबाई 5 मीटर से 20 मीटर तक होती है। ये मेनली अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में मैक्सिमम कौन सा क्षेत्र होता है? सवाना क्षेत्र। तो सी का 4। फिर लास्ट क्या बचा? देवदार। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, मीन्स डी का क्या हो गया हमारा? 1। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ जनजाति दी गई है, यहाँ वो स्थान। ऑप्शन ए क्या है? पिग्मी। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती? कांगो बेसिन में, मतलब ये हमारा सही सुमेलित है। फिर बी क्या है? अंगामी। अंगामी जनजाति कहाँ पाई जाती? नागालैंड में, ये भी हमारा सही है। सी क्या है? एनु। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में, ये भी हमारा सही मैच है। फिर ऑप्शन डी क्या है? किर्गिज। ये जनजाति सूडान में नहीं पाई जाती, ये कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। इसका मतलब डी हमारा सही से मैच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। यह कथन हमारा सही है। हिंद महासागर को समुद्री मार्ग का जंक्शन भी कहा जाता है, और जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं और विदेशी पूंजी है वो इन्हीं मार्ग पे ज़्यादा निर्भर होता है। ठीक है फ्रेंड,
तो सभी देश चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा सकें, उसके लिए वो अपना सैन्य अड्डा बना रहे हैं। तो कथन ए हमारा सही है। अब इसका कारण क्या दिया है, हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ये भी हमारा सही है। हिंद महासागर में छोटे बड़े मिला के कुल 47 देश हैं, ठीक है फ्रेंड, जिसमें मुख्य रूप से भारत, रूस, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका इस क्षेत्र पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इस क्षेत्र में जितना भी खनिज, धातु, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का अकूत भंडार है, उस भंडार पे सभी देश अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड। और जो आसपास होंगे उनको ज़्यादा ही फायदा होगा क्योंकि वो उस क्षेत्र के आसपास हैं और उसका इस्तेमाल अपने देश को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका कारण भी हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, मीन्स सही एक्सप्लेन करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है, मीन्स अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाएं तो कौन सा एक सीक्वेंस हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले वेस्ट में क्या होगा, सतापुड़ा, जिसे आप साथ साथ मैप में भी देख सकते हैं। सबसे पहले वेस्ट में क्या है, सतापुड़ा, फिर क्या है, महादेव, फिर है मैकॉल और सबसे ईस्ट में क्या है, छोटा नागपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सतापुड़ा, महादेव, मैकॉल और छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये कथन हमारा सही है। भारत का हिमालय क्षेत्र सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है और जितने भी क्षेत्र सेस्मिक जोन 4, 5 में आते हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना और रिक्टर स्केल पे उसकी माप बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है फ्रेंड। भारत के कौन कौन से राज्य हिमालय क्षेत्र में आते हैं, सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है फ्रेंड। अब इसका कारण हम देख लेंगे। कारण क्या दिया है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, ठीक है फ्रेंड। हिमालय में कई थ्रस्ट और फॉल्ट लाइन पाई जाती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड। इसलिए हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक सघनता और भूकंपीय क्षेत्र वाला स्थान है। तो कथन ए का कारण हमारा सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, सरोवरी मैदान का। सरोवरी मैदान कैसे बनते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई सरोवरी मैदान है तो इस जगह पे कुछ समय पहले कोई झील रही होगी, उसी झील के सेडिमेंट जमा होने कारण, सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं, तलछट, तलछट जमा होने कारण सरोवरी मैदान बनता है, ठीक है फ्रेंड। सरोवरी मैदान का एक और उदाहरण क्या है, कश्मीर घाटी, ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी तीनों मैदान के बारे में भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बी है लोयस मैदान। जब हवा अपने साथ धूल मिट्टी उड़ाकर किसी पर्टिकुलर एरिया में जमा करती है तो उस स्थान पे जो मैदान बनता है उससे हम क्या कहते हैं, लोयस मैदान। फिर ऑप्शन सी क्या है, हिम नदी मैदान। जब ग्लेशियर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो मूवमेंट के कारण जो मैदान बनता है उससे हम क्या कहते हैं, हिम नदी मैदान। फिर उसके बाद है ऑप्शन डी, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान कैसे बनता है, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई नदी बहुत टाइम से बह रही हो तो वो नदी अपने साथ सेडिमेंट बहाकर ले जाती है और जमा करती है, तो जमा होने के कारण जो मैदान बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान का। तो सबसे पहले है सरोवरी मैदान, इसका रीजन क्या है, झील। फिर उसके बाद है लोयस मैदान, इसका रीजन क्या है, हवा। फिर ऑप्शन सी है हिम नदी मैदान, इसका रीजन क्या है, ग्लेशियर। फिर ऑप्शन डी जलोढ़ मैदान, इसका रीजन क्या है, नदी, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह मीन्स फॉल्ट लाइन ड्रेनेज के लिए प्रसिद्ध है। अब ये भ्रंश घाटी क्या होती है, मान लीजिए ये कोई घाटी है, इस घाटी पे कोई भूकंप या प्लेट खिसकती है तो इसका भौगोलिक नक्शा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। फिर इस जो नीचे वाले एरिया है इससे जो नदी का फ्लो प्रवाह होगा उससे हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी प्रवाह। तो कौन सी नदी प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी दामोदर नदी।
दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर से निकल के पश्चिम बंगाल की ओर बहती है। ठीक है फ्रेंड। अब हम और भी नदी देख लेंगे कि वो कहाँ से निकलती हैं और किस राज्य में। सबसे पहले ऑप्शन सी गंडक और रामगंगा, ये गंगा नदी की सहायक नदी हैं। गंडक नदी वो नेपाल चाइना बॉर्डर से निकलती है और गंगा नदी से बिहार के हाजीपुर में मिलती है। फिर ऑप्शन डी रामगंगा, रामगंगा नदी नैनीताल से निकलती है और गंगा नदी से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मिलती है। फिर उसके बाद है ऑप्शन ए चंबल नदी, चंबल नदी कोटा राजस्थान से निकलती है और कहाँ से निकलती है, जानापाव पर्वत से। ठीक है फ्रेंड। और ये यमुना की सहायक नदी भी है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, मीन्स लैंड ऑफ बिग गेम्स। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ठीक है फ्रेंड। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो अल्टरनेटिव चेंज होता रहता है। हॉट होता है, फिर रेनी होता है, फिर कूल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। इसलिए यहाँ की जो वनस्पति वेजिटेशन है उनमें मेनली क्या होती हैं, घास होती हैं, वो भी लंबी वाली, जिसमें मेन कौन सी है, एलिफेंट ग्रास, और छोटी लंबाई के वृक्ष होते हैं। ठीक है फ्रेंड। और इसलिए इस जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को हम क्या कहते हैं, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड। और साउथ अफ्रीका इसमें मेन रीजन है, वहाँ पे हर साल दुनिया भर के देशों से लोग शिकार करने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। पहला कथन है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। मुख्य हिमालय को हम क्या कहते हैं, इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर हिमालय में जो चट्टानें उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। फिर कथन दो क्या है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। लघु हिमालय को हम क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। तो ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम में हिमालय के पास में 33 सागर हुआ करता था। तो क्योंकि सागर था तो वहाँ पे समुद्री जीव जंतु भी होंगे, इसलिए वहाँ पे जीवाश्म मिलते रहते हैं। तो कथन दो हमारा सही है। फिर कथन तीन क्या है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये भी हमारा सही है। बाह्य हिमालय को हम क्या कहते हैं, आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है फ्रेंड। बाह्य हिमालय की दो जगहें हैं, पहली जगह है बुर्ज होम और दूसरी जगह है गुफराल। इनमें मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो कथन तीन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हिमालय पर्वत श्रेणी हिमालय माउंटेन रेंज को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है आउटर हिमालय, जिसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसका वैदिक नाम शिवालिक था तो इसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इनमें जो रेंज होती है वो 600 मीटर से लेके 1500 मीटर तक होती है। फिर दूसरा है मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं। इसका वैदिक नेम क्या था, हिमांचल। ठीक है फ्रेंड। इसमें जो रेंज होती है वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक होती है। फिर तीसरा क्या है, इनर हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय। इसका वैदिक नेम क्या है, हिमाद्री या बाह्यगिरी। इसमें जो एवरेज रेंज है या एवरेज हाइट है वो कितनी है, 6100 मीटर। ठीक है फ्रेंड। और इनर हिमालय में ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। और एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि अटल टनल जो कि रोहतांग पास में बनाई गई है वो कौन से हिमालय ग्रुप का हिस्सा है, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, मीन्स लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। ये कथन हमारा सही है। जैसे शेर शाह के टाइम में सिक्कों का इस्तेमाल होता था, वैसे ही अकबर और मुगल काल में भी सोने चांदी की मोहरें और तांबे के दाम का इस्तेमाल होता रहा। ठीक है फ्रेंड। अब इसका कारण क्या दिया है,
शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय ताम्र का प्रमुख सिक्का दामी था। ताम्र मीन्स तांबा, ठीक है फ्रेंड। 1 रुपए में 40 दाम होता था, ठीक है फ्रेंड। शेर शाह और मुगल काल में राज्य के जितने भी खर्चे होते थे उनका आकलन किससे किया जाता था? दाम से। तो कारण आर भी हमारा सही है। अब हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। ये जितने भी बैटल आपको दिए गए हैं इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले 1 क्या है? सरनाल का युद्ध। ये किसके बीच में हुआ था? ये अकबर और इब्राहिम मिर्जा के बीच में गुजरात में 1572 में हुआ था। फिर दूसरा युद्ध क्या है? बिलग्राम का युद्ध। ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 में हुआ था। फिर तीसरा कौन सा है? धर्मत का युद्ध। ये युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में 1658 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद है चौथा जजाऊ का युद्ध। ये बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में 1707 में हुआ था। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा और सबसे लास्ट में कौन सा है? चौथा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, हठ योग एक तरह का योग है और बहुत पुरानी भारतीय साधना पद्धति, ठीक है फ्रेंड, जिसमें बहुत सारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज होती थी जिनका मेन उद्देश्य रहता था सांसारिक मोह माया से दूर हटना। हठ योग की फेमस ग्रंथ का क्या नाम है? प्रदीपिका। और हठ योग की सबसे पुरानी ग्रंथ का क्या नाम है? सूत्र योग। सूत्र योग। अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला कथन क्या है? हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। यह कथन हमारा सही है। भारत में हठ योग की नींव किसने डाली? नाथ संप्रदाय ने। और नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है फ्रेंड। अब कथन 2 क्या है? हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। ये भी हमारा सही है, क्योंकि जो फेमस सूफी संत हैं मोहम्मद गौस ग्वालियर, उन्होंने एक फारसी पुस्तक बहार अल हयात लिखा था जिसमें कि हठ योग के संदर्भ में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनका जिक्र किया था, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? मीन्स कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एकता सिस्टम का नहीं है? एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश के टाइम में भूमि से, जमीन से रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट करने का जो मेथड है उसे क्या कहते थे? एकता व्यवस्था, ठीक है फ्रेंड। और जो कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था, उसे क्या कहा जाता था उस टाइम? एकतादार या मुक्ति। अब हम ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन ए क्या है? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ये हमारा सही है। अब बी क्या है? सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। ये भी सही है। सियासतनामा फारसी भाषा की एक पुस्तक थी जिसमें कि एकता व्यवस्था के इनिशियल प्रोसीजर के बारे में बताया गया था। अब ऑप्शन सी क्या है? एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये हमारा गलत है, सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी। अब ऑप्शन डी क्या है? मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि एकता से जो इकट्ठा हुआ धन है वो सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसका इस्तेमाल किस में करते थे? सैनिक में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसे मेंटेन करने में, ठीक है फ्रेंड। तो कौन सा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीन्स कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ आपको पुस्तकें दी गई हैं और यहाँ उनके लेखक। सबसे पहले ऑप्शन ए है तबकात ए नासिरी। इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था मिनहाज उस सिराज जहजानी। ये हमारा सही मैच है। अब ऑप्शन बी क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। इसे किसने लिखा था? शम्स ए सिराज अफीफ। ये भी हमारा सही सुमेलित है।
अब ऑप्शन सी क्या है, तुगलकनामा, इसे किसने लिखा था? तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा था, ना कि इब्न बतूता ने। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, वो करेक्टली मैच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इब्न बतूता की एक फेमस किताब है, वो कौन सी है? वो है रेहला। ठीक है फ्रेंड, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, रेहला। अगला क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट का मेन एम था बाल विवाह को पूरी तरह से बैन करना। ठीक है फ्रेंड, बाल विवाह को पूरी तरह से क्या करना, बैन करना। और ये 1872 में पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट के और भी कई फीचर्स थे। पहला क्या था, इसमें लड़कियों की शादी की मिनिमम एज कितनी की गई, 14 वर्ष, और लड़कों की 18 वर्ष की गई। और इसमें इंटर कास्ट मैरिज को भी क्या किया गया, अप्रूव किया गया। साथ ही साथ बहु पत्नी प्रथा को भी बैन किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। आपको करेक्टली मैच करना है। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में जितने भी आंदोलन है, जितने भी मूवमेंट है, वो किसानों और जनजातियों द्वारा चलाए गए थे। वो भी अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ, जो कि उस वक्त जरूरत से ज्यादा लगान वसूल करते थे और साथ ही साथ किसानों की जमीन भी कब्जा करते थे। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए क्या है, आंदोलन। पाबना आंदोलन कब हुआ था, 1873 और 85 के बीच में। तो ऑप्शन ए का हमारा 2 से मैच कर गया। फिर ऑप्शन बी क्या है, एका आंदोलन, ये कब हुआ था, ये 1921 के लास्ट में, मीन्स 1922 में। तो बी का हमारा क्या हो गया, 3। फिर ऑप्शन सी क्या है, संथाल, ये आंदोलन कब हुआ था, 1855-56 में। तो सी का हमारा 1। फिर डी बचा ताना भगत आंदोलन, ये कब हुआ था, 1914 में। तो हमारा जो करेक्टली मैच हो जाएगा क्या, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है। ये घटना दी गई है और ये वो घटना किस वर्ष हुई थी। सबसे पहले ऑप्शन ए है भारतीय जल सेना अधिनियम, ये कब पारित किया गया था, 1927 में। मीन्स ये हमारा करेक्टली मैच है, सही सुमेलित है। भारतीय जल सेना दिवस, इंडियन नेवी डे, कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक आंदोलन था जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1930 में की थी और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। तो ये भी हमारा सही सुमेलित है। फिर ऑप्शन सी क्या है, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन, मीन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुई थी, लंदन में। कब हुई थी, 1931 में। तो ये भी हमारा सही सुमेलित है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, महात्मा गांधी जी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर ऑप्शन डी क्या है, सांप्रदायिक निर्णय मीन्स दी कम्युनल अवार्ड, ये 16 अगस्त 1932 में लागू किया गया था। तो ये हमारा सही मैच नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सांप्रदायिक निर्णय, जो कि 1932 में लागू किया गया था। सांप्रदायिक निर्णय की शुरुआत किसने की थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, क्या नाम था, रैमजे मैकडॉनल्ड ने। उनका मेन मकसद क्या था, बांटो और राज करो। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानते हुए उनको विधानमंडल सीटों में आरक्षण दिया था। ठीक है फ्रेंड, और उनके लिए सेपरेट इलेक्शन कराने की भी व्यवस्था की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले 1 है साइमन आयोग की नियुक्ति, ये कब हुई थी, 8 नवंबर 1927 में। फिर उसके बाद है सेकंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। फिर 3 क्या है,
महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। कब की थी? 5 अप्रैल 1930 को। फिर उसके बाद है 4 फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के नेता थे और बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक भी थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 नवंबर 1915। तो सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था? फिरोज शाह मेहता की मृत्यु मीन्स 4। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड मीन्स 2। फिर उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति मीन्स 1 और सबसे लास्ट में महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा मीन्स 3। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है INA इंडियन नेशनल आर्मी मीन्स आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम डिटेल में देख लेंगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में 1915 में किया था। फिर आज़ाद हिंद फौज का संगठन रास बिहारी घोष जी ने 1943 में जापान की मदद से किया था। फिर जब सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर में थे तो उनसे इम्प्रेस होके रास बिहारी घोष जी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी थी। ठीक है फ्रेंड। 1945 में दिल्ली के लाल किले से आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाल किला दिल्ली। और उन अधिकारियों में कौन कौन थे? सबसे पहले थे मेजर शहनवाज खां, दूसरे थे कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और तीसरे थे कर्नल प्रेम सहगल। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ये कथन हमारा सही है। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम क्या था? 1774 से 1785 के बीच में। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये 1784 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड। सर विलियम्स जोन्स ने ये कहा था कि वॉरेन हेस्टिंग को एशियाटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने उसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर इसका कारण क्या दिया है? वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी हमारा कथन सही है। वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम में भगवत गीता का इंग्लिश में क्या किया गया? ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है फ्रेंड। तो कथन ए सही है और कारण आर भी सही है, लेकिन जो कारण आर है वो कथन ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग मीन्स नेशनल कैलेंडर के संदर्भ में कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है? पहला स्टेटमेंट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया किस पे बेस्ड है? सका एरा मीन्स सका संवत पे। भारत में सबसे पहले कैलेंडर की शुरुआत किसने की? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। ठीक है फ्रेंड। लेकिन जो भारत का कैलेंडर है वो किस पे बेस्ड है? सका एरा पे। सका कैलेंडर की शुरुआत किसने की? सातवाहन डायनेस्टी के राजा शालिवाहना ने। ठीक है फ्रेंड। इसमें 365 दिन या फिर 12 महीने होते हैं। हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो सेम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसी की तरह है। अब स्टेटमेंट 2 क्या है? राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया है। ये भी हमारा गलत है। नेशनल कैलेंडर को कब अपनाया गया है? 22 मार्च
मार्च 1957 से। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों ही जो कथन स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो उसका उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, 1976। 1976 के पहले नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल भी कहते हैं, उसका काम क्या था, अकाउंटिंग भी था, साथ ही साथ ऑडिटिंग भी था। लेकिन 1976 के बाद से नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा का सिर्फ काम क्या बचा, ऑडिटिंग करना। लेकिन भारत के कुछ राज्य में अभी भी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल दोनों ही काम देखता है, अकाउंटिंग का भी काम देखता है, साथ ही साथ ऑडिटिंग का काम भी देखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास में इस प्लांट डेवलपमेंट का विरोध किसने किया? तो उसका उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी शुरुआत से ही प्लांट डेवलपमेंट का अपोज करते थे, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकनाइजेशन के खिलाफ भी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हैं वो अपने उद्योग से ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। यह कथन हमारा सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में बताया गया, मीन्स अल्पसंख्यकों का क्या अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 30 पार्ट 1, इसमें क्या कहा गया है, भारत में रहने वाले कोई भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप को ये अधिकार होगा कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकता है, साथ ही साथ उसकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी वो माइनॉरिटीज़ के अंडर में होगी। फिर आर्टिकल 30 पार्ट 2 में क्या कहा गया है कि कोई भी राज्य माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। वो अल्पसंख्यक ग्रुप चाहे भाषा के आधार पर बना हो या फिर धर्म के आधार पर बना हो। ठीक है फ्रेंड, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि उनके अधिकार के बारे में, राइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो कथन ए हमारा सही है। अब इसका कारण हम देख लेंगे। संविधान केवल भाषी और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये भी हमारा कारण सही है। लेकिन कथन ए तथा कारण आर दोनों अलग अलग सही हैं। कारण आर कथन ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था मीन्स इंडियन फेडरल सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया दैट इज भारत मीन्स भारत क्या है, वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड, संघ ही नए राज्य बना सकता है, उनका नाम बदल सकता है, साथ ही साथ उनकी सीमाएं भी बदल सकता है, और राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हों। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। अब हम कथन स्टेटमेंट 2 देखेंगे। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीन्स राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19। ठीक है फ्रेंड, जो हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें और कुछ भी बोलें, मतलब हम जो भी करें वो देश हित में होना चाहिए और राज्य हित में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ना कि देश के और राज्य के खिलाफ। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, और जो अलग होने की बात करेगा उसे अपराध माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 हमारा सही होगा और स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये किसके अंडर आता है, राज्य के, तो ये राज्य सूची में होगा, मीन्स स्टेट लिस्ट में, तो ऑप्शन ए हमारा सही मैच है। फिर ऑप्शन बी जनगणना सेंसस, ये किसके अंडर आता है, केंद्र के, तो ये यूनियन लिस्ट में संघ सूची के अंडर में आता है, तो ये भी हमारा सही मैच है। राज्य सूची और संघ सूची में जो जो टर्म्स आते हैं वो आपको पॉइंट आउट किए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए और याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये आपको क्या दिया, द्वितीय अनुसूची, ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा फोर्थ शेड्यूल मीन्स चौथी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड, तो ये सही मैच नहीं है। फिर ऑप्शन डी क्या है, दल बदल विरोध मीन्स एंटी डिफेक्शन, ये किस में है, 10वीं अनुसूची मीन्स 10th शेड्यूल, ये हमारा सही मैच है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस में है, चौथी अनुसूची में, ठीक है फ्रेंड। ये 1 से 12 तक की शेड्यूल्स मीन्स अनुसूची दी गई हैं, इन्हें भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है फ्रेंड। 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, पंचायत के अधिकार और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया। इसे 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ उसके बाद जोड़ा गया, ठीक है फ्रेंड, और इसमें 29 विषय मीन्स 29 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 29। अब हम 12वीं अनुसूची में 12 शेड्यूल के बारे में भी देख लेंगे। 12 शेड्यूल में क्या बताया गया है, म्युनिसिपालिटीज की जिम्मेदारी और पावर के बारे में बताया गया। इसे 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में ही हुआ था उसके बाद जोड़ा गया, ठीक है फ्रेंड, और इसमें 18 विषय 18 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला क्या है, यह 1977 में अस्तित्व में आया, ये हमारा कथन स्टेटमेंट करेक्ट है। 1977 के पहले पीएमओ को हम किस नाम से जानते थे, प्रधानमंत्री सचिवालय, ठीक है फ्रेंड। अब कथन स्टेटमेंट 2 क्या है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। पीएमओ का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रधान सचिव, जिसे हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कहते हैं। तो कथन 1 हमारा सही है और कथन 2 क्या है, गलत है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल 1। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 6 शेड्यूल के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए त्रिपुरा। 6 शेड्यूल में 6ठी अनुसूची है क्या, इसमें ट्राइबल्स एरियाज में जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन कैसे होगा। 6ठी अनुसूची के हिसाब से ट्राइबल्स एरियाज में कौन कौन से राज्य आते हैं, सबसे पहले आसाम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है फ्रेंड। 6ठी अनुसूची इन राज्यों को ये अधिकार देता है कि वो अपने राज्य में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है। ये चारों ही रेट्स हैं जो कि आर्टिकल 32 में बताए गए हैं। आर्टिकल 32 हमको क्या बताता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज मीन्स संविधान संशोधन का अधिकार। सबसे पहले ऑप्शन ए क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस, ठीक है फ्रेंड। इसमें टू हैव द बॉडी ऑफ, ये हमारा सही मैच है। हैबियस कॉर्पस ये एक्सप्लेन करता है कि पुलिस अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट करती है तो उस पर्सन को सही सलामत कोर्ट में पेश करना होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही मैच है। फिर ऑप्शन बी क्या है, परमादेश, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंडामेस, ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या इन्फीरियर कोर्ट के अगेंस्ट इशू हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या होता है, वी कमांड, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन बी भी हमारा
सही मैच है। फिर ऑप्शन सी क्या है, प्रतिषेध, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकता है कि वो किसी भी केस को आगे जारी ना रखे। ठीक है फ्रेंड, तो ये किससे होता है, ये होता है टू फॉरबिड। ठीक है फ्रेंड, ना कि टू बी सर्टिफाइड। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही मैच नहीं है और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर लास्ट ऑप्शन डी भी हम देख लेते हैं, अधिकार परीक्षा। ये क्या होता है, क्यू वारंट। तो इसमें आपको किसी भी पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले अपनी अथॉरिटी बतानी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, मीन्स ऑप्शन डी भी हमारा सही मैच है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया, मीन्स मनी बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में। अब आर्टिकल 109 में क्या बताया गया, इसमें मनी बिल के स्पेशल प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद आर्टिकल 111 में इसमें क्या बताया गया है कि मनी बिल संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद आर्टिकल 112 में क्या बताया गया, इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बजट के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, मनी बिल को हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। धन विधेयक मनी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, मीन्स लोकसभा में ही ये ओरिजिनेट होता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है फ्रेंड, जब मनी बिल लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा में विचार करने के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है कि वो अपना जितना भी विचार है वो मनी बिल के साथ पुनः लोकसभा में भेज दे। ठीक है फ्रेंड, लेकिन उस विचार को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसका पूर्ण अधिकार किसको होता है, लोकसभा को। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, बिहार का मोतिहारी और नेपाल का आमलेगंज। इस तेल पाइपलाइन की लंबाई 69 किलोमीटर है और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन का जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट और 2019 पेपर GS1 पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कहाँ हुआ था, अजरबैजान। ठीक है फ्रेंड, और उसके किस शहर में, बाकू में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बाकू अजरबैजान। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें।